भारतीय नागरिक हूँ सुनने में कितना सीधा और सरल वाक्य लगता है ना, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं है, ये एक राष्ट्र के साथ अपनेपन का एहसास है। लेकिन सोचिए, जब किसी देश का जन्म ही बंटवारे की आग में हुआ हो, लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे हों, तब ये कैसे तय किया जाए कि कौन अपना है? तो चलिए आज भारत के संविधान के पन्नों को पलटते हैं और नागरिकता की इस बड़ी और उलझी हुई कहानी को समझते हैं। 1947 में भारत के सामने यही शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल था। लाखों लोग नई नई बनी सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। ऐसे माहौल में ये तय करना कि आखिर भारतीय है कौन, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, नागरिकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, असल में ये वो चाबी है जो हमें वोट डालने का, सरकारी पद पर बैठने का और अपने देश के भविष्य को बनाने का अधिकार देती है। यही तय करती है कि कौन भारतीय समाज का एक पूर्ण सदस्य है और कौन नहीं। तो इस बहुत बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान के पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की पूरी नींव रखी। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना किया कैसे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ चुके थे। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया था कि साफ साफ ये बताया जाए कि भारतीय है कौन। भारत की जमीन पर जो लोग थे उनके लिए एक स्पष्ट कानूनी आधार की तुरंत जरूरत थी। नागरिकता के इस सवाल का सबसे पहला और सबसे बुनियादी जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 5 में। ये आर्टिकल हमें बताता है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक था। तो आर्टिकल 5 ने नागरिकता के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त रखी, भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल होना। और इसके साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त और पूरी करनी होती थी। पहली, या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और अगर ये दोनों नहीं तो तीसरी शर्त थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। यहाँ पर अधिवास या डोमिसाइल शब्द बहुत खास है। इसका मतलब सिर्फ भारत में रहना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था भारत को ही अपना स्थायी घर मानने का पक्का इरादा। हमारे संविधान बनाने वाले ये साफ करना चाहते थे कि नागरिकता का रिश्ता जमीन से है, सिर्फ किसी पते से नहीं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे बड़ी मानवीय चुनौती से जुड़ा है, यानी वो लाखों लोग जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई नई सरहद को पार कर रहे थे। आर्टिकल 6 को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो बंटवारे के दर्दनाक समय में पाकिस्तान से भारत आए थे और यहीं भारत में ही अपना भविष्य देखते थे। अब आर्टिकल 6 में 2 अलग-अलग स्थितियां थीं। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन्हें भारत में डोमिसाइल होने पर अपने आप ही नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए एक माइग्रेशन ऑफिसर से परमिट लेना और खुद को रजिस्टर करवाना जरूरी था। ये आर्टिकल हमारे संविधान की करुणा का एक बहुत बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, लाहौर के जसवंत सिंह जैसे किसी इंसान के बारे में जिसने बंटवारे में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन जब वो भारत आए तो आर्टिकल 6 ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक भारतीय नागरिक की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक भरोसा था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल था कि अगर कोई भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया था। देखा जाए तो आर्टिकल 6 और 7 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां आर्टिकल 6 भारत आने वालों का स्वागत कर रहा था, वहीं आर्टिकल 7 ये कहता था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान चला गया वो अब भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि इसमें भी एक मानवीय रास्ता था। अगर कोई व्यक्ति एक कानूनी परमिट के साथ भारत वापस लौटता, जैसे कि जकारिया खान के मामले में, तो उसकी नागरिकता वापस बहाल की जा सकती थी। अच्छा, नागरिकता की ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। ये उन भारतीयों के बारे में भी थी जो दुनिया के दूसरे कोनों में बसे थे। और हाँ, वफादारी के उस बुनियादी सवाल के बारे में भी जिसका सामना हर देश को करना पड़ता है। उस वक्त बहुत से भारतीय काम या व्यापार के लिए दूसरे देशों में रह रहे थे। हमारा संविधान उन्हें भूला नहीं। आर्टिकल 8 ने भारतीय मूल के ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का एक रास्ता खोला। इसका तरीका भी बहुत सीधा साधा था।
अगर किसी व्यक्ति का या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो वो जिस भी देश में है वहाँ के भारतीय दूतावास में जाकर खुद को एक भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करा सकता था। ये दिखाता है कि भारत की नागरिकता सरहदों में नहीं बल्कि खून और जज्बातों के रिश्ते में बसती है। अब एक बहुत ही अहम सवाल सामने आया, दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप का। क्या एक इंसान एक ही वक्त पर 2 देशों का नागरिक हो सकता है? इस पर हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही साफ और मजबूत स्टैंड लिया। आर्टिकल 9 इस मामले में बिल्कुल दो टूक है। वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी मानते थे, नागरिकता सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है, ये एक नैतिक और भावनात्मक वादा है एक देश के प्रति। यहाँ पर एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। भारत डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है, जिसे लोग कई बार गलती से दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं, वो असल में नागरिकता है ही नहीं। ये भारतीय मूल के लोगों के लिए एक स्पेशल स्टेटस है जो उन्हें भारत में बिना वीजा के हमेशा रहने और काम करने की छूट देता है, लेकिन वे न तो वोट डाल सकते हैं और न ही कोई सरकारी पद ले सकते हैं। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने 1947 की उस तात्कालिक जरूरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि भविष्य में नई चुनौतियां आएंगी। इसलिए उन्होंने नागरिकता के भविष्य की बागडोर संसद के हाथों में सौंप दी। आर्टिकल 10 एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये कहता है कि एक बार मिली नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून कुछ और ना कहे। इसका मतलब ये है कि किसी की नागरिकता किसी अफसर की मर्जी पर नहीं छीनी जा सकती। तो कुल मिला के आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक संविधान ने एक ऐतिहासिक समय की चुनौतियों का जवाब दिया। उन्होंने उस वक्त के लिए नागरिकता की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन भविष्य में आने वाले मुद्दों का क्या होगा? नागरिकता की ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब संविधान ने बहुत ही साफ तौर पर दिया, और इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 11 में। इस आर्टिकल ने नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की पूरी ताकत संसद को दे दी, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारी संसद ने 1955 का सिटीजनशिप एक्ट और उसके बाद कई सारे बदलाव किए। तो कह सकते हैं कि संविधान ने तो पहला अध्याय लिखा, लेकिन नागरिकता की इस कहानी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की संसद को सौंपी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो आज भी जारी है।